हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें केमिस्ट्री में आज हमें पढ़ना है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि पिछले टॉपिक्स को जरूर कवर करें। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप हैं। इस चैनल पर आपको मेरे नाम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उन सभी सेशंस को फॉलो करें। उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट्स में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, या आप जैसा भी फील करते हैं उन सेशंस के बारे में। ऑलराइट। उसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की थरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक ऑब्वियसली आपको ज्यादा फीचर्स ऑफर करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 1 साल या उससे ऊपर के प्लान्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्लान्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट रहेंगे आपके लिए। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड प्रोवाइड किया जाएगा। जितना भी आप टेस्ट देंगे उस टेस्ट का आपको एनालिसिस दिया जाएगा। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो कॉम्बो ऑफर्स को सब्सक्राइब करें। वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट रहेंगे आपके लिए। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली कोड यूज करेंगे मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इन प्लान्स के साथ। और मैं बताना चाहूंगा जागृति अवस्थी जो जो लर्नर रही है अनअकैडमी के, उन्होंने स्कोर किया सेकंड रैंक इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का जो रिजल्ट आया अभी रिसेंटली। उतना ही नहीं, उसके अलावा 9th रैंक, 10th, 13th, 14th, 16, 20, ये सभी जो रैंक होल्डर्स रहे हैं ये लर्नर रहे हैं अनअकैडमी के। 7 रैंक्स जो हैं वो रैंक AIR फर्स्ट से 20 के बीच में 7 लर्नर्स जो हैं वो उन्होंने रैंक सिक्योर करी हैं। 21 से 100 के बीच में 20 रैंक्स जो हैं वो सिक्योर की गई हैं। और 101 से 761 के बीच में 142 रैंक्स जो हैं वो सिक्योर की गई हैं अनअकैडमी के लर्नर्स द्वारा। टोटल 169 से प्लस जो है वन अकेडमी के लर्नर्स ने क्रैक किया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। दीज आर द नेम ऑफ द रैंक होल्डर्स इन टॉप 50 रैंक होल्डर्स में से ये अन अकेडमी के लर्नर्स रहे हैं। सो बेसिकली बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि अन अकेडमी के लर्नर्स ने जो है वो इस बार क्रैक किया है यूपीएससी सीएससी। और आप भी अगर यूपीएससी सीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक के साथ। उसके अलावा 20 बुक्स का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। 20 बुक्स का सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 10,000 इसकी वर्थ है। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये फ्री मिलता है साथ में, राइट। GS1, GS2, GS3, GS4 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया गया है। हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, यूपीएससी सीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा सेट किया गया ये मटेरियल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स जो है वो इंक्लूडेड हैं इसमें। ऑलराइट। उसके अलावा आप अगर एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर, राइट। हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा लोन के प्रोसीजर का। मेक श्योर कि आप चेकआउट जरूर करें। उसके अलावा 1 ईयर के और 2 ईयर के बैचेस शुरू हो रहे हैं। मिशन AIR 1 बैच शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर से। क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम ये रहेगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इस बार हम सेकंड रैंक सिक्योर कर सके। नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा एम है कि हमारा मिशन है कि हम फर्स्ट रैंक सिक्योर करें। उसके अलावा फ्री बहुत सारा जो है वो कंटेंट अवेलेबल है अनअकैडमी का, जैसे फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अनअकैडमी चुनौती 2.0। इस तरह के फ्री कंटेंट को अवेल करने के लिए, अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज किया कीजिए मेरा, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैचेस शुरू हो चुके हैं। मेक श्योर कि आप उनके साथ जरूर जुड़ें। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है अनअकैडमी, कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री एवरी संडे एट 11 AM। टॉप रैंकर्स को ऑब्वियसली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। केमिस्ट्री में आज हमें कहानी जो है वो आगे बढ़ानी है, जिसमें आज हम अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मेटल्स, पहली चीज हम समझेंगे कि नेचर में मेटल्स किस तरह अकर करते हैं, किस फॉर्म में अकर करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि उन मेटल्स को हमने नेचर से एक्सट्रैक्ट कैसे किया, व्हाट आर दोज डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अकरेंस ऑफ मेटल्स के साथ।
द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, नेचुरली अकर करने वाले जो हमें अर्थ की क्रस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट हैं या जो कंपाउंड हैं उनको हम मिनरल्स कहेंगे। ठीक है, द मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक मिनरल है जिसमें कॉपर की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इतनी परसेंटेज है कॉपर की कि उसमें से आप कॉपर जो है वो बाहर एक्सट्रैक्ट करके कॉपर को मेटल की तरह, मतलब प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट, मतलब प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म कॉपर की आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर फर्दर उस कॉपर मेटल को आप यूज कर सकते हैं। ऐसे मिनरल को, राइट, द मिनरल विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल दैट and that metal can be profitably extracted from it are called ores। अब ध्यान रखेंगे यहां पर टर्म्स क्या क्या इस्तेमाल हुई है। ठीक है, नाउ नेचुरली अकर जो कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट में, ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें नेचुरली अकर करते हुए मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में भी हमें वही मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो कंपाउंड फॉर्म्स में मिल जाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है जितने भी एलिमेंट। अब इन मिनरल्स में से अगर आप एफिशिएंटली, प्रॉफिटेबली, यानी कि ऐसे मेथड्स को इस्तेमाल करके जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, और अगर किसी मेटल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर मेटल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं मिनरल में से, तो ऐसे मिनरल को आप कहेंगे ओर। ठीक है, और आज हमें यही समझना है कि मेटल्स को ओर्स से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब डिफरेंट मेटल के डिफरेंट ओर्स होते हैं, वो मैं आज आपको लिस्ट नहीं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, वो मैं आपको फर्दर आगे लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट ओर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। बट आज हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के प्रोसेसेस को समझना है। तो सबसे पहले हमने अकरेंस समझी। अकरेंस क्या है? मेटल्स या अदर या मेटल्स या नॉन मेटल्स जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट में हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें मिनरल्स फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, कंपाउंड या एलिमेंटल फॉर्म में मिल सकते हैं जिसको आप मिनरल बोलते हैं, और एक ऐसा मिनरल जिसमें से आपको एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो वेरी हाई परसेंटेज में है उस मिनरल में, और उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे मिनरल को हम बोलेंगे ओर, और ओर्स में से हम सक्सेसफुली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके हैं। आज हमें वही समझना है, व्हाट आर दी डिफरेंट प्रोसीजर्स, वो डिफरेंट प्रोसेसेस कौन से हैं जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स में से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है वो कैसे की जाती है। अकरेंस समझ आया? मिनरल फॉर्म में, और ओर क्या है? हाई परसेंटेज, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल which can be extracted profitably is known as an ore, right? Now extraction depends on the reactive, अब extraction जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल। ठीक है, मैंने आपको रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज दिखाई थी जिसमें लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की हमने बात की थी। ठीक है, दैट मीन्स आप अगर तीन हिस्से में बांट दें कि मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मीडियम रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, तो ये तीन तरह के ओर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, या तीन तरह से जो है वो मेटल अकर कर रहा है अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है, और इसे हमें क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस रिएक्टिविटी के हिसाब से हमारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस जो है वो बदल जाते हैं। सिंपल सी बात है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो ऐसे कंपाउंड्स बनाकर बैठा होगा, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव है वो आयनिक बॉन्ड बनाकर बैठा होगा। मैंने आपको समझाया था हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, जो या तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यानी कि या तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तैयार बैठा होगा, या तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन रिसीव करने को तैयार बैठा होगा। ठीक है, तो अगर मेटल्स की बात करें तो ऐसे मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आप उन्हें मान सकते हैं, क्योंकि वो इजीली एक या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल ऑक्टेट फॉर्मेट कर सकते हैं और एक स्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। राइट, सो दैट मीन्स जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमें आयनिक बॉन्ड बनाते हुए मिलेंगे। जो लीस्ट रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव है वो भी हमें आयनिक बॉन्ड्स बनाते हुए मिलेंगे, लेकिन वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है as compared to most reactive element। that means with the decrease of reactivity, है ना, इस तरह डिक्रीज हो रहा है ना रिएक्टिविटी, द प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एन मेटल अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बिकम्स रिलेटिवली इजी। ठीक है, इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा तो उसको
प्योर फॉर्म में लेकर आना थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू लीस्ट रिएक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटिनम अगर गोल्ड अगर सिल्वर की आप बात करें तो आपको प्लेटिनम और गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट उनकी एलिमेंटल फॉर्म में हमें अर्थ की क्रस्ट में मिल जाते हैं, खास तौर पे प्लेटिनम एंड गोल्ड। और उनको बस हमें थोड़ी सी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, उसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं वो थोड़ा सा रिफाइनिंग के प्रोसेस से उनको गुजारना पड़ता है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लेकिन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो कि बनाकर बैठा हुआ है क्या, इलेक्ट्रो सॉरी वो बनाकर बैठा हुआ है किस तरह के आयनिक बॉन्ड्स बनाकर बैठा हुआ है, उन आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होंगे या मेटल्स होंगे उनका एक्सट्रैक्शन कोई आसान बात है। उनके एक्सट्रैक्शन के लिए भी हमें थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर या मल्टी स्टेप प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमने ये क्लियर किया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ दैट मेटल, है ना। ठीक है, अच्छा, वेदर द मेटल इज ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी या हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, सो लो रिएक्टिविटी के कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आर मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी के कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और मीडियम रिएक्टिविटी के जिंक, आयरन, टिन और लेड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन के मतलब इनके साथ ये बॉन्डिंग क्रिएट करी होती है इन मेटल्स की, राइट। आपको केमिकल्स जो है वो मतलब कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे ना आपको। जो हाईली रिएक्टिव होगा वो तो ऑब्वियसली कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा। कंपाउंड किसके साथ बनाएगा वो, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, राइट। जो कि रेडिली इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए बैठे हुए हैं उनके साथ ही तो बनाएगा ना मेटल, राइट। ओके, आगे हम देखेंगे किस किस तरह के उन्होंने कंपाउंड बनाए होते हैं, है ना। The metals with low reactivity can be more easily extracted than metals with high reactivity। ये ट्रेंड हमें ध्यान रखना है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान है एज कंपेयर टू हाई रिएक्टिव मेटल। दैट डजंट मीन कि मीडियम रिएक्टिविटी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जो है वो कोई आसान काम है। उनके लिए भी हमें मल्टी स्टेप, इनफैक्ट जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो मतलब मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हमें स्पेशली मल्टी स्टेप प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। आज मैं वो मल्टी स्टेप प्रोसेसेस आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्या है वो। नाउ सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, दे आर ऑफ लो रिएक्टिविटी, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर। फ्री स्टेट यानी कि दे आर अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल इन देयर एलिमेंटल स्टेट। यू विल फाइंड ग्रेन्यूल्स ऑफ सच मेटल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, राइट। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड, बट गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो आपको उनके एलिमेंटल स्टेट में या फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। कॉपर और सिल्वर भी मिल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस सिंस कॉपर एंड सिल्वर आर स्लाइटली रिएक्टिव देन गोल्ड एंड प्लेटिनम, दे आर अवेलेबल इन देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर, राइट। ये थोड़ा सा सल्फाइड मतलब कॉपर सल्फाइड या कॉपर ऑक्साइड या सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पर इनके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें होता हुआ नजर आएगा। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट मीन्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। देखिए कभी आपको, सोडियम तो इतना रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम, अगर आप उनको हवा में लेकर आएंगे वो तुरंत हवा के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बहुत मतलब एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है उनका हवा के साथ, पानी के साथ, अन्य मेटल्स के साथ, मतलब अन्य मेटल के कंपाउंड्स के साथ। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं तो ये दूसरों को डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो आपको नेचुरली नेचर में कभी भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। नेचर में आपको गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो फ्री स्टेट में मिल जाएगा। कॉपर और सिल्वर मिल सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म्स में कॉपर और सिल्वर आपको मिलता है। और जो मिडल रिएक्टिविटी के हैं वो तो ऑब्वियसली कार्बोनेट्स बनाते हैं, ठीक है, सल्फाइड बनाकर बैठे होते हैं वो, ऑक्साइड भी नहीं, वो कार्बोनेट्स और सल्फाइड जो है वो बनाकर बैठे होते हैं, राइट। देखिएगा द मेटल्स विद मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड हो गया, ठीक है, और टिन आर मॉडरेटली रिएक्टिव। They are found in Earth's crust mainly in oxides, sulfides and carbonates। Oxides में भी मिल सकते हैं but mostly
सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बताऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑक्साइड्स को मैं सल्फाइड्स और कार्बोनेट से नीचे क्यों रख रहा हूं, राइट। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, फॉलोइंग फिगर में बताता हूं मैं कैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट आप करेंगे, देखिएगा ना। अच्छा, सबसे ऊपर हम लिखते हैं और जो है वो किसके हैं, मेटल्स के हैं, और कितने रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने बांटा हुआ है, 3 तरह के हैं। कौन कौन से, हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी के हैं और लो रिएक्टिविटी के, राइट। जो लो रिएक्टिविटी के हैं ना, वो आमतौर पे फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है ना, फ्री स्टेट में मौजूद होंगे। और अगर वो फ्री स्टेट में है तब तो दे विल टेक ओनली अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिफाइनिंग, थोड़ी सी रिफाइनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, उनको हीट करना पड़ेगा उसमें। अगर अगर मतलब बीच में कोई इंप्योरिटीज होंगी, दैट इंप्योरिटीज विल हीट सेटल डाउन। दैट मीन्स अगर आपने एक बर्तन में, है ना, बर्तन में जो भी आपको गोल्ड के ग्रेनुल्स मिले वो डाल दिए, गोल्ड के ग्रेनुल्स मतलब पीसीज मिले आपको, इरेगुलर पीसेस, वो डाल दिए और उसको हीट किया, गोल्ड जो है वो पिघल गया और जो इंप्योरिटीज है वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएगी, फिर आप गोल्ड उसमें से हटा लीजिए। ये एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ रिफाइनिंग है, ठीक है। तो आप उसमें रिफाइनिंग करेंगे एंड यू विल गेट दी प्योर प्योर मेटल आउट ऑफ इट, ठीक है। बट उसके अलावा कुछ जैसे कि कॉपर और सिल्वर है, वो सल्फाइड भी बना लेते हैं, ठीक है, और वो क्या बना लेते हैं, दूसरी चीज ऑक्साइड्स भी बना लेते हैं, है ना। तो अगर तो सल्फाइड बनाए हैं उन्होंने, तो आप सल्फाइड्स में से ऑक्साइड बनाते हैं पहले बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। आप उसका रिडक्शन करेंगे, फिर आप सॉरी गलत लिख दिया मैंने, रिडक्शन नहीं, यू विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। हम रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड की, देन सल्फाइड में से हमें निकल के मिलेगा क्या, ऑक्साइड, और फिर ऑक्साइड का आप रिडक्शन करेंगे एंड देन यू विल गेट दी प्योर मेटल, ठीक है। ज्यादातर जो लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट हैं वो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो या तो ऑक्साइड स्टेट में मिलेंगे, अगर वो ऑक्साइड स्टेट में मिल रहे हैं आपको तो यू विल सिंपली रिड्यूस देम टू गेट दी प्योर मेटल, राइट। और अगर सल्फाइड फॉर्म में मिल रहे हैं तो फिर सल्फाइड का आप रोस्टिंग करेंगे, देन उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी आप उसकी रोस्टिंग करेंगे, यू विल गेट दी ऑक्साइड, देन आप ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, दैट मीन उसमें से ऑक्सीजन को हटाएंगे, यू विल गेट दी प्योर मेटल, ठीक है। तो अगर लो रिएक्टिविटी, अगर आप केवल एक लो रिएक्टिविटी वाले, बेसिक अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, तो अगर आप लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट की बात करें तो वो क्या मिलेगा आपको, आप कह सकते हैं कि सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है, उसका सल्फाइड मिला, सल्फाइड को आपने रोस्ट किया, रोस्टिंग इज अ प्रोसीजर, आगे बताता हूं क्या है, उससे आपको ऑक्साइड मिला, है ना, ऑक्साइड को आपने रिड्यूस किया और रिड्यूस करके मिल गया आपको प्योर मेटल, ठीक है। ये प्रोसीजर है फॉर लो रिएक्टिविटी। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट हैं वो किस तरह होंगे अवेलेबल, किस तरह के ओर्स में होंगे, वो या तो कार्बोनेट ओर होंगे, ठीक है, या तो वो सल्फाइड ओर होंगे। अगर वो सल्फाइड ओर है, ठीक है, यानी जैसे आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, राइट, उसके अलावा लेड सल्फाइड, टिन सल्फाइड, तो आप सल्फाइड को क्या करेंगे, रोस्टिंग, प्रोसीजर याद है ना आपको, सल्फाइड की क्या करेंगे आप, रोस्टिंग, यू विल ऑब्टेन व्हाट, रोस्टिंग करने से यू विल ऑब्टेन दी ऑक्साइड, देन यू विल रिड्यूस, ऑक्साइड आ गया आपके पास, देन आप क्या करेंगे, ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे इसका, यू विल गेट दी प्योर मेटल, ठीक है। सिमिलरली इफ द मेटल इज अकरिंग इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट, आयरन का कार्बोनेट, लेड का कार्बोनेट, यू विल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ कैल्सिनेशन, ठीक है। आप इसको कहेंगे कि एक हमने प्रोसीजर यूज किया कैल्सिनेशन, आगे एक्सप्लेन करता हूं क्या है। बाय कैल्सिनेशन यू विल ऑल्सो गेट द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल एंड देन यू विल रिड्यूस दोज ऑक्साइड्स टू गेट द प्योर मेटल। देखिए बिल्कुल
जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है और लो रिएक्टिविटी वाला है वो लगभग सिमिलर है। लो रिएक्टिविटी वाले अगर तो फ्री स्टेट में मिल गए तब तो वो सीधा क्या है, प्योर मेटल है। ठीक है, यहां आपको मेरे पीछे प्योर मेटल लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट प्योर मेटल सबसे नीचे जो है वो लिखा हुआ है, राइट। अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, तब तो आपने उसको सीधा रिड्यूस किया, यू विल गेट दी प्योर मेटल। बट अगर वो सल्फाइड है ना, क्या बोलता है, कॉपर सल्फाइड है या आयरन सल्फाइड फॉर्म में है, then you will have to go through the procedure of first the roasting, then the reduction of the thus oxide forms, you will get the pure metal. जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट हैं, यू विल गेट द मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट इन टू फॉर्म्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड। फॉर कार्बोनेट्स you have to go through the procedure of calcination, for sulfides you have to go through the procedure of roasting, both will yield oxides of that metal। ठीक है, आपको मेटल ऑक्साइड मिलेंगे, एंड देन यू विल रिड्यूस दैट मेटल ऑक्साइड टू गेट द प्योर मेटल। दैट इज फॉर द मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। एंड द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाले आपको उसके लिए करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको उसका करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, आगे आज आपको मैं ये सारे प्रोसीजर समझाऊंगा। बेसिकली आज मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है मेटल का, टू गेट दी प्योर मेटलिक फॉर्म, राइट। सो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यू विल गेट दी प्योर मेटल, सिंपल एज दैट। बट इट इज नॉट सिंपल, ठीक है, मुश्किल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। आज आपको समझाऊंगा कैसे, राइट। देखिए मैंने लास्ट में ये प्योर मेटल लिख तो दिया, बट इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद भी या ऑक्साइड मिलने के बाद उसको रिड्यूस करने के बाद भी कुछ इंप्योरिटीज बच जाती हैं। उन इंप्योरिटीज को बाय रिफाइनिंग प्रोसेसेस आप साफ कर लेते हैं। नेवरदलेस ये चार्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। हाईली रिएक्टिव का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यू विल गेट द प्योर मेटल। मीडियम रिएक्टिव में आपको कार्बोनेट्स और सल्फाइड होंगे। कार्बोनेट्स और सल्फाइड को आप कार्बोनेट्स को करेंगे कैल्सिनेट और सल्फाइड्स को करेंगे रोस्ट, यू विल गेट द ऑक्साइड्स ऑफ दैट मेटल। देन यू विल रिड्यूस दोज ऑक्साइड्स टू गेट द प्योर मेटालिक फॉर्म। Low reactive metals will be available in free state. If not, they will be available in oxide state or sulfide state. If they are present in sulfide state, that means you will first you have to roast, then you have to then you have to reduce to get the pure metal out of them. So ये बिल्कुल सिंपल सा चार्ट है, इसको आप अगर ड्रॉ कर लें, वैसे तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है कुछ, ठीक है, बट नेवरदलेस मैंने ये जो बोला है ये सब समझाया भी है, तो आप आराम से इनको ड्रॉ कर सकते हैं इस चार्ट को। ये चार्ट अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं कर सकेंगे। प्लस आपको अगर एक्टिविटी सीरीज अगर पता है, सो दैट मींस पोटेशियम किस किस का, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जिंक, आयरन, टिन, लेड, इनका या तो करना पड़ेगा क्या, या तो कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग, ठीक है। देन दे विल यील्ड ऑक्साइड्स and then you have to reduce those oxides to get the pure metal, right। और जो least reactive है they will be available in free state। अगर free state है तो आप refining करेंगे, pure metal मिल जाएगा। if not they will be available in sulfide। sulfide है तो उसको क्या करेंगे आप, roast करके आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड को क्या करेंगे आप, रिड्यूस करके क्या मिलेगा आपको, प्योर मेटल। प्योर मेटल भी नहीं, उसको भी फिर रिफाइन करना पड़ेगा। नेवरदलेस यू कैन से दैट आपको प्योर मेटल मिल गया। अगर वो ऑक्साइड में ही है तो आपको केवल रिड्यूस करना है। अगर आपको देखिए जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी अगर मिल रहा है, यू जस्ट हैव टू रिड्यूस दैट, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जिंक और आयरन ऑक्साइड जो मिलता है उसमें परसेंटेज ऑफ मेटल इतना ज्यादा नहीं होता कि उसको एज अ ओर कंसीडर किया जा सके, ठीक है। ओर्स कौन सा मिनरल ओर है जिसमें मेटल की परसेंटेज इतनी ज्यादा है कि उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स, है ना, कार्बोनेट्स का आपने क्या किया, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड्स का आपने क्या किया, रिडक्शन। तो हमें मेजॉरिटरली इन मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स में से, मतलब सल्फाइड्स जो हैं वो ओर के फॉर्म में
मिलते हैं, जिनको हमें कैल्सिनेट या रोस्ट करना पड़ता है। देन वी गेट द ऑक्साइड्स, फिर ऑक्साइड्स को हमें रिड्यूस करना पड़ता है टू गेट द प्योर मेटल आउट ऑफ इट। ठीक है, आई होप ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको समझ आया होगा। नेवरदलेस आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस विद द यूज ऑफ सम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिएगा, मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ठीक है, जैसे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम, सिल्वर एंड कॉपर। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉपर का ऑक्साइड है, उसको अगर आप केवल हीट करते हैं, यू विल गेट कॉपर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड मर्करी। कॉपर इज फाउंड एज Cu, ठीक है, Cu2s होगा यहां पर, 2 कैपिटल और S, 2 मतलब नीचे सबस्क्रिप्ट में, और Cu2s, यानी कि कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में हमें कॉपर मिल रहा है ना, इन नेचर, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय हीटिंग इन एयर। यानी कि आपने ये Cu2s है, Cu2s है, ये 2 सबस्क्रिप्ट में है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, यू विल गेट दी कॉपर ऑक्साइड, आपको Cu2O मिल गया, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो गई, यहां पर गैसियस फॉर्म में रिलीज हो गई। अब ये कॉपर ऑक्साइड को अगर आप सिंपली हीट कर देते हैं, ठीक है, यू विल गेट कॉपर आउट ऑफ इट, सिंपल एज दैट। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में अगर आप हीट कर दें, देखिए यहां पर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, हमें कॉपर मिल गया। तो ये पहले प्रोसीजर को क्या बोल रहे हैं हम, सल्फाइड को केवल हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर हीटिंग दी सल्फाइड टू गेट दी कॉपर ऑक्साइड, एंड देन वी आर हीटिंग दिस कॉपर ऑक्साइड टू गेट दी प्योर मेटल कॉपर, ठीक है। तो ये लो रिएक्टिविटी एलिमेंट, लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन है, इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स लाई करते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, और जिंक है, आयरन है, लेड है, टिन है, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। The metals in the middle of activity series such as iron, zinc, lead, copper, etc. are moderately reactive. Copper यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि copper lies between the two क्या बोलते हैं set of elements, है ना, मिडल रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव के बीच में है, तो आपको मिडल रिएक्टिव की तरफ भी थोड़ा बहुत इसका रुझान मिल जाएगा, क्योंकि ये सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और सल्फाइड्स को फिर ऑक्साइड्स में बदल के फिर उसको फिर वहां से प्योर मेटल हमें मिलता है, राइट। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एट सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। ध्यान रखना है, मिडल एक्टिविटी वाले कैसे मिलते हैं हमें, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। देखिएगा, पहले ऑक्साइड में क्यों बदला गया, बाय द प्रोसेस, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में बदलना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सल्फाइड्स को ऑक्साइड में बदलना एंड कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में बदलना। अगर आपने सल्फाइड्स को ऑक्साइड में बदला, द प्रोसीजर इज नोन एज रोस्टिंग। अगर आपने कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में बदला, द प्रोसीजर इज नोन एज कैल्सिनेशन, ठीक है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, रिडक्शन, द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान है एज कंपेयर टू कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड। दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, वी कन्वर्ट दी मेटल कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स इनटू मेटल ऑक्साइड्स, है ना। और सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या है प्रोसीजर हमारा, कैल्सिनेशन, ठीक है। नाउ the sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air is known as roasting। आप रोस्ट करते हैं उसे एक्सेस एयर में, जैसे कि यहां पर हमने कॉपर को किया था, है ना, कॉपर सल्फाइड था हमारे पास Cu2s, ठीक है, उसको हमने ऑक्सीजन 3O2 एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया था इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स ऑक्साइड Cu2O, ठीक है। हमें क्या मिल गया था, 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस्केप कर गई थी। अब ये हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया, हमारे पास ये नेचुरली किस में था, सल्फाइड फॉर्म में अवेलेबल था, वी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड।
अब अगर इस ऑक्साइड को आप रिड्यूस कर दें बाय यूज ऑफ अ सर्टेन रिड्यूसिंग एजेंट, यू विल गेट दी कॉपर एज अ मेटल। सो दैट मीन्स अगर आप कॉपर ऑक्साइड को फिर से अगर आप कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में ही हीट कर देते हैं, ठीक है, Cu2s की प्रेजेंस में ही अगर आप हीट कर दें, यू विल ऑब्टेन कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड अगेन, है ना। आपको 6Cu सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में एस्केप कर जाएगी, हेंस यू गेट दी प्योर मेटल आउट ऑफ इट। दिस प्रोसीजर, ये पहला जो प्रोसीजर है इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है, और ये सेकंड जो प्रोसीजर है इज नोन एज ऑब्वियसली रिडक्शन हुआ है, और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया कॉपर सल्फाइड ने, ठीक है। नाउ जिंक के लिए एग्जांपल देखें आप, ZnS यानी जिंक सल्फाइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, इन द प्रोसीजर ऑफ रोस्टिंग वी रोस्ट द सल्फाइड ऑफ एन मेटल, इन द प्रोसीजर ऑफ रोस्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। क्यों? क्योंकि आप सल्फाइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे होते हैं, जिससे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाता है और वो एस्केप कर जाता है एंड वी गेट दी ऑक्साइड ऑफ मेटल। हमें यहां पर ZnO मिल गया। अब इस ZnO को आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अब इस ZnO को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, द है ना। बट एक बार हम कार्बोनेट्स की भी बात कर लेते हैं। जिंक सल्फाइड फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिंक कार्बोनेट में भी है। कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। In roasting, you heat the sulfides in excess of air. In calcination, you heat the carbonate in limited air, right? So zinc carbonate है हमारे पास, उसको अगर आपने हीट किया without giving any additional oxygen, you will get zinc oxide plus carbon dioxide, right? इस केस में भी हमें क्या मिला था? जिंक ऑक्साइड बट सल्फर डाइऑक्साइड मिला था। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, एस्केप कर गई, दैट मीन्स हमें जिंक ऑक्साइड मिल रहा है दोनों केसेस में, ZnO। अब इस जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, इसमें से जिंक को बाहर निकालना है, ठीक है। जिंक को बाहर निकालने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि कार्बन, ठीक है। तो अगर आपने जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, उसमें अगर आपने कार्बन डाल के दोनों को हीट कर दिया, यू विल गेट जिंक सॉलिड अलग से आपको मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस जो है वो एस्केप कर जाएगी। कार्बन का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी एंड इट विल एस्केप, अलग करने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इसलिए कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया गया, ठीक है। कार्बन ने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया, कार्बन ले गया ऑक्सीजन को अपने साथ, और जिंक हमें सॉलिड जो है वो अलग मिल जाता है। दिस प्रोसीजर इज नोन एज रिडक्शन अगेन। So in both cases, whether it was roasting or it was calcination, जो second step होगा, it will be the reduction of the oxide thus formed by roasting and calcination to get the pure elemental form of that metal, ठीक है। तो आपको समझ आया ना, ores are existing into carbonates and sulfide। कार्बोनेट्स को हमने क्या किया? कैल्सिनेट, दैट मीन्स हीटिंग इन द लिमिटेड एयर, एंड सल्फेट्स को हमने क्या किया? रोस्ट, दैट मीन्स हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। बाय हीटिंग carbonates in limited air we get that metals oxide. By heating sulfide of that metal in excess of air we get the metal oxide. Now in both cases we have metal oxides. Now it is easier to reduce this metal oxide by using a strong reducing agent which gives gases in result, right? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गैस फॉर्म कर ले ताकि आपको सेपरेट करने का झंझट ना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो गई, इसलिए कार्बन का इस्तेमाल किया गया, right? So by reducing the oxides thus formed by the procedure of roasting and calcination, we reduce those oxides to get the elemental form or the pure metal. This is how you extract metals from the ore या metals of क्या बोलते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी, राइट। आप मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और ऑक्सीडेशन के, या सॉरी रिडक्शन के प्रोसीजर से। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर घुमा फिरा कर सवाल बन जाता है, ठीक है। नाउ मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल क्यों कहा गया है? क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया यहां पर, ठीक है, डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, सॉरी, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। नेवरदीलेस कार्बन का इस्तेमाल इसीलिए किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती थी अगर मैं थोड़ा सा इसमें, सॉरी, यहां पर तो क्या बोलते हैं, जिंक हमें मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो, इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिंक हमें मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती थी, बट यहां पर हम जो है वो अगर बैलेंस कर दें इक्वेशन को तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम निकाल लाएंगे। बट नेवरदलेस मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है रिड्यूस करना। हमें ये समझना है कि रिड्यूस हो रहा है मेटल, है ना। क्यों हो रहा है रिड्यूस? टू गेट दी मेटल आउट ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। एंड सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखेंगे, द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा can also be used as reducing agents because they can displace metals of low reactivity from their compound. These reactions are called displacement reactions. अब इस जिंक ऑक्साइड में से जिंक को अलग करने के लिए आप सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव देन जिंक, और वो जिंक को डिस्प्लेस कर देंगे उसकी ऑक्साइड से। बट फिर वहां पर आपको वेस्ट मिल जाएगा। यहां पर आपको गैस के फॉर्म में वेस्ट जो है वो एस्केप कर जा रहा है, आपको अलग से फिर सेपरेट नहीं करना पड़ रहा। उस केस में फिर हमें सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। बट अगर सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज यूज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर दैट। दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, बट ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। एक ड्रॉबैक ये भी है इनका, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू ऑब्टेन मैंगनीज, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है ये, इसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अगर आप हीट करते हैं तो आपको मैंगनीज तो मिल जाएगा, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपको मिलेगा वो हीट रिड्यूस करेगा। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमारे मतलब इक्विपमेंट्स के लिए है ना, जो इक्विपमेंट्स है क्या बोलते हैं, मतलब जो मशीनरीज हैं उसके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। नेवरदलेस अगर जहां हमें हाई हीट की जरूरत है वहां हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा द फॉलोइंग थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं आप इसे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल आप वेल्डिंग करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। दैट इज रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। जो हम वेल्डिंग करते हैं ना वो एक थर्माइट रिएक्शन होता है और उसमें हम एल्यूमिनियम और किसका इस्तेमाल करते हैं, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में से आयरन को निकालने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आयरन को डिस्प्लेस करे, ठीक है। सो Fe2O3 है ये, इसमें अगर आप एल्यूमिनियम को ऐड कर देंगे यू विल गेट Fe, राइट। बट आपको जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगी जबरदस्त साथ में। और इस हीट का इस्तेमाल जो है वो इस एक्सट्रैक्ट, ये जो मेटल आयरन मिला है इसको पिघलाने के लिए यूज किया जा सकता है और रेलवे ट्रैक जो है उससे वेल्ड हो जाती है, ठीक है। मशीन के क्रैक्स जो हैं वो भरे जा सकते हैं। दिस इज नोन एज अ थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। इसको मिलिट्री लेवल तक भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो मतलब बड़े ऐसे व्हीकल होते हैं ना जिसमें आर्मर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मोटा आर्मर होता है, उसके आर्मर को पियर्स करने के लिए इस तरह के थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज है इसका, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, मशीन्स की क्रैक्स को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग के लिए आप इस रिएक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका वेल्ड जो है वो वीक होगा एज कंपेयर टू आयरन के वेल्ड का, है ना। आयरन का वेल्ड ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा थोड़ा। नेवरदलेस you can also use this reaction for welding and also this reaction for welding, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ सच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसीजर का इस्तेमाल करके, और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, ठीक है। नाउ जो हाईली रिएक्टिव होगा
जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा है ना। इसके पास कितने हैं, 7 हैं बाहर, इसके पास 1 है बाहर, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, दे विल फॉर्म दी एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसीलिए आपको ऐसे एलिमेंट्स के क्लोराइड ज्यादा मिलते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के क्लोराइड ज्यादा मिलते हैं, और इनके क्लोराइड यानी कि इनके जो ओर्स हैं, है ना, उनको अगर आप मेल्ट करते हैं एंड देन इफ यू विल गो थ्रू द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यू विल गेट द प्योर मेटल आउट ऑफ इट। लेट मी एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वर्क्स, राइट। The metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode, right। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसे होती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक वेसल है, इसमें एनोड और कैथोड हमने डुबाई हुई है, ठीक है। नाउ कैथोड क्या होती है हमारी, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड, राइट। और इनके बीच में जो है वो क्या है, करंट पास हम कर सकते हैं, है ना। नाउ एल्यूमिनियम, पूरा प्रोसीजर समझाता हूं, देखते हैं आगे कैसे काम करता है। एल्यूमिनियम इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या एल्यूमिनिया उसको अगर आप कहें तो। ये अगर आप 11th 12th की केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो एल्यूमिनिया का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो पूरा प्रोसीजर हमें वहां पर पढ़ने को मिलता है। नेवरदलेस हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, राइट। देखिए ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो है वो कैसे काम करती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही सिमिलर प्रोसीजर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की तरह, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है कि जब आप करंट पास करते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका मोल्टन स्टेट में क्या मौजूद है, मोल्टन स्टेट में आपका मेटल का क्लोराइड मौजूद है। जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो जो मेटल है इट विल रश टुवर्ड्स दी क्लोराइड, यहां पर आपको प्योर मेटल डिपॉजिट होता हुआ मिल जाएगा, और जो क्लोराइड है इट विल रश टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ रश करेगा। यहां पर आपको क्लोरीन जो है वो डिपॉजिट होती हुई मिल जाएगी, इनफैक्ट यहां से एस्केप होती हुई क्लोरीन आपको दिख जाएगी। दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स आउट ऑफ, मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आउट ऑफ देयर क्या बोलते हैं, ओर्स, राइट। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं था, लेकिन नेवरदलेस मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के माध्यम से इस प्रोसीजर को और क्लियर करता हूं, ठीक है। नाउ मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। रिफाइंड करने का मतलब आइए समझते हैं, उनमें से इंप्योरिटीज को हटाना, है ना। मैंने बोला ना कॉपर ऑक्साइड में से अगर आप ऑक्साइड हटा देंगे कॉपर आपको मिल जाएगा, बट स्टिल उसमें इंप्योरिटीज रह जाएंगी। उस इंप्योरिटीज को कैसे हटाया जाए, द प्रोसीजर इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस प्रोसेस impure metal act as anode and a thin strip of pure metal act as cathode, right। एनोड कैथोड कहने का मतलब ये इस तरह अगर आप एक वेसल लें, है ना, उसमें ये कैथोड है, कैथोड इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और मान लीजिए आप कॉपर को, ये एनोड जो है ये इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप है ना, जिसको आपको प्योर करना है, और कैथोड जो है वो क्या है, आपकी प्योर मेटल की स्ट्रिप है जो कि बिल्कुल पतली सी होगी, ठीक है। एंड अ सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए कॉपर को ही कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन का हमने इस्तेमाल कर लिया, मेटल का सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही आप करंट पास करेंगे यहां से मेटल जो है वो निकलकर, ठीक है, जो इम्प्योर मेटल की बार है यहां से मेटल निकलकर कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाएंगे इस थिन वाली कैथोड प्लेट है इसमें, और हमें प्योर कॉपर जो है वो यहां पर डिपॉजिट होता हुआ थोड़ी देर में मिल जाएगा, और जो इंप्योरिटीज हैं दे विल सेटल डाउन हियर, और ये प्लेट जो है वो आपकी धीरे धीरे पतली होती जाएगी। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके प्रोसीजर में आपको इतना डिटेल में उतरने की जरूरत नहीं है, नेवरदलेस आपको प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे काम करती है, आप अगर एनसीईआरटीज को रेफर करेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे, उधर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक
क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, मेंस में इसकी नॉलेज होना जो है वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, और इंटरव्यू लेवल तक भी आपको इस पूरे प्रोसीजर की नॉलेज होना जो है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके। ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, the pure metal from anode dissolve into electrolyte and an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode, right? तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे, ये कैथोड जो है वो पतला है, ये एनोड है, इस एनोड में से कॉपर जो है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर जो है वो इस कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक यहां पर जो है वो आपको एक थिक लेयर ऑफ प्योर मेटल नहीं मिल जाती, और नीचे आपको जो है वो स्लग नहीं मिल जाता, यानी कि नीचे सारी इंप्योरिटीज इकट्ठा हो जाएंगी, और ये जो प्लेट है वो लास्ट में बिल्कुल पतली रह जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कॉपर जो है वो इससे मूव कर चुका होगा। दिस इज हाउ यू रिफाइन मेटल। ठीक है, ये फाइनल फॉर्म होता है। चाहे आप क्या बोलते हैं, रोस्टिंग करें, कैल्सिनेशन करें, देन आप ऑक्साइड रिडक्शन करें ऑक्साइड्स का, फाइनली आपको रिफाइनिंग तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ रिफाइनिंग। उसके अलावा आप हीट करके जो है वो मेटल को अलग निकाल सकते हैं, स्लग नीचे सेट हो जाएगा उसको अलग निकाल सकते हैं, तो वो सेपरेशन है बाय हीटिंग, राइट? वो बेसिक प्रोसीजर है रिफाइनिंग का। The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक जो है वो छोटा सा पॉइंट गलत ऐड किया, क्योंकि जैसे ही ये एनोड था, इससे कॉपर यहाँ गया, और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर मौजूद है वो कैथोड पर सेट होता गया। जैसे जैसे कॉपर इधर से इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होता गया, जो इंपेरिटीज है वो यहां पर नीचे इकट्ठा होती जाएंगी। ठीक है, माइंड इट, वो इधर इकट्ठा होंगी नीचे, क्योंकि कैथोड पर जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, ना कि एनोड से। एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड में जा रहा है। और जो एनोड में इंप्योरिटीज थी, क्योंकि ये था इम्प्योर, ठीक है, राइट, एंड दिस वाज प्योर, ये था प्योर। कैथोड जो होता है वो आपकी नेगेटिव साइड होती है, राइट, और एनोड आपकी पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है, ओके। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये एक वेसल है, इसमें आपने बिल्कुल थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर जो है वो नेगेटिव साइड लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज नेगेटिव साइड, और ये आपने एनोड लगाया है पॉजिटिव साइड। ठीक है, जैसे ही आप करंट पास कर, और सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक ऐसा मीडियम जो कि करंट पास करने में मदद करेगा। ठीक है, ना जैसे ही आप करंट पास करेंगे, ऑन करेंगे, राइट, मतलब सर्किट को कनेक्ट करेंगे, सर्किट को आप क्लोज करेंगे, जैसे ही करंट पास होगा, इसमें इंप्योरिटीज है, यहां से कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्लेट में से सारा कॉपर निकल नहीं जाता है। ठीक है, फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा? ये प्लेट एनोड जो है वो पतली सी रह गई, ठीक है, और कैथोड जो है वो, कैथोड पर आपको इस तरह कॉपर का डिपॉजिट दिख गया, और जो एनोड में इंप्योरिटीज थी वो आपको नीचे जो है वो ऐसे इकट्ठा होती हुई मिल जाएगी। दैट विल बी नोन एज एनोड मड कहा जाएगा इसे। ठीक है, दिस इज बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन है द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कुछ इसी तरह काम करती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं कोरोजन के बारे में। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अगर मेटल्स मीडियम में प्रेजेंट होंगे, है ना, या तो वो एयर में होंगे या तो वो सॉलिड, मतलब आस पड़ोस में उनके सॉलिड होगा, है ना, जैसे जो क्रस्ट के अंदर है ना, या तो वो आस पड़ोस में उनके लिक्विड होगा, जैसे पानी के अंदर होंगे। तो जिस भी वो मीडियम में हो, वो इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन से गुजरेंगे, होगा उनका इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन, एंड दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, राइट। किस किस से? या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर से रिएक्ट करेंगे वो, और उनका ऑक्सीडेशन जो होगा, तो ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऑक्साइड अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी मेटल का, यू विल से दैट कि दैट मेटल इज गेटिंग
कोरोडेड, वो मेटल जो है वो कोरोड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। नाउ एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, जैसे कि रस्टिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, है ना। अगर आपके पास कोई भी लोहे का कोई भी टूल है, मशीन है, कुछ भी है, अगर आपने देखा कुछ दिनों बाद आप देखा आपने उसके ऊपर जो है वो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जमनी शुरू हो गई, दैट इज रस्ट। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट मेटल जो है वो क्या हो गया, कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो अगर मेटल का ही कोई बड़ा अगर इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है ना, और अगर उसमें रस्टिंग शुरू हो जाए तो बेसिकली वो कैंसर की तरह काम करता है उसके लिए, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी को वो खराब कर देता है, अनलेस उसको सर्जिकली रिमूव ना किया जाए, ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर लीड्स टू कॉपर लूजिंग इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेनिंग ग्रीन कोट, ठीक है। अब जैसे ये कॉपर की बॉटल है, ये आपको शायद ना दिख रही होगी, ग्रीन होने लगी है, बट मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये ग्रीन होने लगी है, ठीक है। सो मॉइस्ट, जहां से कॉपर मॉइस्ट होगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर मिल रही है, तो वहां पर कार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाएगा कॉपर का, एंड दैट कार्बोनेट इज ग्रीन इन कलर, कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन इन कलर, और वो कहेंगे आपकी उसका क्या हो गया, कोरोजन हो गया उसको, राइट। द ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप कोरोजन की, तो देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, है ना। उसके अलावा और एग्जांपल्स क्या क्या है कोरोजन के, अगर आपने सिल्वर की रिंग पहनी हो, अगर वो काली हो जाए, दैट सिल्वर ऑक्साइड है वो, तो कोरोड हो गया आपका सिल्वर, है ना। आपने अगर देखा हो कि एल्यूमिनियम की शीट्स हैं, उसके ऊपर व्हाइट पाउडर सी एक लेयर जो है जम जाती है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समटाइम कोरोजन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर ऊपर आ जाता है, that aluminum oxide prevents that aluminum sheet from further corrosion, ठीक है। बट इन केस ऑफ आयरन अगर रस्ट लग गया तो वो फिर खराब होता चला जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई मैंने रस्टिंग को कैंसर कहा, है ना। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अगर आप आयरन को पेंट कर दो, मॉइस्चर पहुंचने ही ना दो आयरन तक, है ना। ऑयलिंग ग्रीजिंग करके रखो, मॉइस्चर पहुंचे ही ना। गैल्वनाइजिंग करो, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दो ताकि जिंक ऑक्साइड बन जाए, एंड जिंक ऑक्साइड विल प्रिवेंट, है ना। मेटल आयरन की सरफेस है, उसके ऊपर आपने जिंक ऑक्साइड, जिंक की प्लेटिंग कर दी, दैट मीन्स आपने उसको गैल्वनाइज कर दिया, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन और पानी अगर आता है तो ऊपर जिंक ऑक्साइड बनेगा, एंड जिंक ऑक्साइड वर्क सेम एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि वो फर्दर जो है वो कोरोजन होने से रोकता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोम की प्लेटिंग अगर आप कर दें, क्रोमियम या निक्रोम, निकल क्रोमियम के एलॉय की अगर आप मेटल आयरन के ऊपर प्लेटिंग कर दें, तो वो भी ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देती हैं, और फर्दर फिर उसमें भी, वैसे तो वो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करेंगी, अगर करती भी हैं तो वो फर्दर कोरोजन को स्टॉप कर देती है, यानी आउटर मोस्ट लेयर में भी होकर रुक जाता है। अगर आयरन में नहीं करोगे आप ये सब, तो आयरन की एक एक करके लेयर उतरती जाएगी, ठीक है। सो ये सारे जो प्रोसीजर है, लाइक एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय, आप अलॉय बना सकते हैं, आयरन में कुछ ऐसा मिला दें कि वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करे ही ना, ठीक है। Now galvanization is the method of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. Alloying is mixing of one metal with some other substance, metal or non-metal, to improve its properties, है ना। Alloying का मतलब क्या होता है कि आपने एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर, इट डजंट मीन कि वो रिएक्ट कर गए, ठीक है, आपने एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट कर दिया उनका, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंप्रूव होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप इतना क्लियरली नहीं बोल सकते, बट यस नेवरदलेस फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इंप्रूव होती है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द एलॉयज, कुछ एलॉयज के एग्जांपल्स हम देखते हैं। एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, क्यों, क्योंकि उसमें एक मेटल, मान लीजिए एक कॉपर है, ठीक है, कॉपर की बार है, और एक साइड जो है वो ब्रास की बार है या ब्रॉन्ज की बार है, तो आप इस कॉपर इज वन ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड इनफैक्ट कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट ब्रास और ब्रॉन्ज के केस में आप देखेंगे, दो दे आर अलॉयज ऑफ कॉपर, वो कॉपर जितने गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। बट दूसरी तरफ देखेंगे, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं,
वो कॉपर से कुछ ज्यादा शाइनी है, कॉपर से कम जो है वो रिएक्ट करते हैं अपने आस पड़ोस के माहौल के साथ, है ना। दैट मीन्स उनमें कोरोजन जो है वो कम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ध्यान रखना है। An alloy of and bronze and alloy of copper and tin are not good conductors of electricity, whereas copper is used for making electrical circuits, right? So brass or bronze are not so good conductors of heat and electricity both, and especially electricity, right? But copper is a good conductor of electricity. मोस्ट मतलब यूज्ड जो है वो मेटल है इलेक्ट्रिकल वायर्स में, तो कॉपर, राइट। उसके अलावा सोल्डर जो होता है एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं सर्किट में। देखो ना आपने कई बार कि कोई भी अगर आप आईसी यूनिट उठाकर अगर खोलें तो उसमें आपको सिल्वर कलर की लिक्विड जो है वो लगा हुआ, लिक्विड मतलब सिल्वर कलर की आपको पैचिंग जो है वो दिखती है, जो कि सर्किट्स को आपस में जोड़ती है। मोस्ट ऑफ केसेस में आपने सोल्डरिंग देखी होगी क्या है। तो वो लेड और टिन का अलॉय हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आप इसको बहुत आसानी से पिघलाकर, और ये फिर वापस बहुत जल्दी सॉलिडिफाई भी हो जाता है, मेल्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है और सॉलिड भी बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी देन द अलॉय इज नोन एज अमलगम। कोई भी जिंक का अमलगम हो, आयरन का अमलगम हो, तो अगर आप किसी भी मेटल के साथ मरकरी जोड़ देते हैं तो आप बेसिकली अमलगम बना रहे हैं उसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मरकरी वेपर लैंप इज अ हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, आगे एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। इट यूजेज एन आर्क थ्रू वेपराइज्ड मरकरी इन अ हाई प्रेशर ट्यूब टू क्रिएट वेरी ब्राइट लाइट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स ओन आर्क। देखिए आपने देखा होगा स्टेडियम में जो फ्लड लाइट्स होती हैं, दोज आर एक्चुअली मरकरी वेपर लैंप्स, ठीक है। वेपराइज्ड मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है एक आर्क के अंदर, और वो वेपराइज मरकरी जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन करता है, बहुत तेजी से जो है वो लाइट एमिट करता है। जो जितनी बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स होती हैं, इमरजेंसी लाइट्स जो होती हैं, राइट, जो मतलब सर्च बीम्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो सभी जो हैं वो क्या होते हैं, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप होता है बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, छोटा सा पॉइंट है ये मरकरी के लिए। अब हम देखते हैं डिफरेंट अलॉयज और उनकी कंपोजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये मैक्सिमम सेशन जो है वो क्या था आपका, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखने के लिए। आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के एंट्री केसेस, उनकी रिएक्शंस, उसमें नहीं घुसना है। आपको बेसिक प्रोसीजर ध्यान रखना है कि हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाईली रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मीडियम रिएक्टिव के लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग देन रिड्यूसिंग देन रिफाइनिंग, है ना। और लीस्ट रिएक्टिव के लिए रोस्टिंग, उसके बाद रिड्यूसिंग एंड देन रिफाइनिंग, ठीक है, यू विल गेट दी प्योर मेटल। एलॉयज देखिए, सबसे पहले ब्रास कौन सा है, कॉपर और जिंक 70 और 30, यूटेंसिल्स बर्तन और हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घरों में जो है वो आपने देखा ही होगा, ब्रास के बर्तन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, इसके भी जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं। बेल्स और कॉइन्स, जितनी भी बेल्स होती हैं वो क्या बोलते हैं, कांसे की होती है, कांसा इज ब्रॉन्ज, राइट, ध्यान रखना है आपको, कांसा जो हम बोलते हैं दैट इज ब्रॉन्ज। सोल्डर, जो सोल्डरिंग के लिए काम आता है ना, सोल्डरिंग पर्पस, लेड और टिन 50-50। उसके अलावा जर्मन सिल्वर, बर्तन बनाने के लिए आपने देखा होगा, दूध उबालने के लिए एक सिल्वर से कलर का जो है वो बर्तन होता है, ठीक है। प्रेशर कुकर्स जो है वो सिल्वर से कलर के बर्तन, सिल्वर से कलर के मेटल के बने होते हैं। एक्चुअली वो मेटल नहीं होता है, वो अलॉय होता है, उसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है, जिसमें जो कि कॉपर, जिंक और निकल से बना होता है, 60-20-20, ठीक है, कॉपर, जिंक एंड निकल, राइट। गन मेटल, कॉपर, टिन एंड लेड, जिंक, मेकिंग गन बैरल, बियरिंग्स, बॉल बियरिंग, ये बहुत हाई मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, जो कि हाई वाइब्रेशंस, और समझ रहे हैं आप, गन की बैरल इतनी हाई इंटेंसिटी से या इतनी हाई वेलोसिटी से बुलेट जो है वो पास होती है इस बैरल से, वो बैरल फटती क्यों नहीं है, फट के फ्लावर क्यों नहीं होती, ठीक है, ड्यू टू इट इज मेड ऑफ गन मेटल विच इज 88% कॉपर, 10% टिन, 1% लेड और 1% जिंक, मेकिंग गन बैरल एंड बियरिंग्स। जो बॉल बेयरिंग्स होती है ना गियर्स में, है ना, जहां पर भी रोटेटरी मोशन हो रहा है मशीन्स में, वहां पर बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो बेयरिंग्स जो है वो इस गन मेटल से बनती है, क्योंकि बेयरिंग्स
जो हैं वो क्या करती हैं, अपने केवल एक ही या दो ही पॉइंट्स पर सारा वजन उठाया होता है उन्होंने, तो उनका बहुत मजबूत होना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बेल मेटल, कॉपर और टिन से जो है वो बेल मेटल बनता है जिससे घंटियां बजती हैं, कास्टिंग बेल या स्टैच्यूज, जो कॉपर के स्टैच्यूज बनाए जाते हैं। राइट, वैसे तो कांसे के भी यानी ब्रॉन्ज के भी बन सकते हैं, वहां पर 90 और 10 है, ध्यान रखेंगे, बट बेल मेटल इज 80 एंड 20। ठीक है, बेल मेटल इज 80% कॉपर एंड 20% टिन, whereas bronze is 90% copper and 10% tin। स्टेनलेस स्टील की बात करें, जिसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, आपके घरों में हर जगह स्टेनलेस स्टील मौजूद होगा, चाहे वो बर्तन हो, राइट, चाहे वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो। आयरन 75%, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, राइट, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन से मिलकर बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और सिंपल स्टील जो अगर आप लेंगे तो स्टील इज एन बेसिकली आयरन में थोड़ा सा कार्बन अगर मिला दें आप तो आपको स्टील मिल जाता है, बट नेवरदलेस स्टेनलेस स्टील जो है वो रादर बेटर अलॉय है आयरन का, क्योंकि आयरन सॉफ्ट, अगर आप प्योर आयरन 100% आयरन की अगर आप एक बार लेंगे ना तो वो सॉफ्ट होती है। आप कभी 100% आयरन की बार को लेंगे ना, उसको आप मोड़ेंगे तो वो बहुत आसानी से मुड़ जाएगी, एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज रिलेटिवली बहुत हार्ड होता है, राइट, और खास तौर पे स्टील बहुत हार्ड होता है। आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जाता मशीन में, स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देंगे आप, जितनी भी मशीन बनती है ना लोहे की, या अगर आप देखेंगे कि जो घरों में जो सरिये लगते हैं वो आयरन के नहीं होते, कहने को तो वो आयरन के होते हैं लेकिन वो स्टील होता है। क्यों? क्योंकि आयरन सॉफ्ट होता है, 100% आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, वो मुड़ जाता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है थोड़ा सा ताकि वो हार्ड हो सके, उससे बनता है स्टील। और अगर आप उसमें क्रोमियम और निकल भी ऐड कर देंगे, यू विल गेट दी स्टेनलेस स्टील। इसमें रस्टिंग सबसे कम लगती है। ठीक है, रस्ट मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं स्टेनलेस स्टील के रस्ट कर जाने की, क्योंकि आपके घरों में चम्मच, ग्लास वगैरह ये सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं। और आपने देखा होगा रेयरली जो चम्मच होते हैं ना, ठीक है, स्पून होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, वो रेयरली जो है वो रस्ट उसमें आपको देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज दे आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस इसीलिए उसको कहा भी जाता है, राइट। सो यहां पर आकर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। 10% डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, चौहान सर हिस्ट्री। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड। हम देखेंगे कि कार्बन क्यों जो है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है और किस तरह के कंपाउंड जो है वो हमें कार्बन के देखने को मिलते हैं। और फिर फाइनली लास्ट में हम देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमें हमारे आसपास कहाँ पर जो है वो केमिकल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा संख्या में यूज होते हुए मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो सब कुछ केमिस्ट्री ही है ना, आप देखें ध्यान से तो सब कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ही है, राइट, इसीलिए इनको लाइफ साइंसेस कहा जाता है। ओके, यहां पर आकर इस टॉपिक को मैं करता हूं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।